नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी अर्थशास्त्र के प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। दोस्तों, यह सेशन बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और मिडिल क्लास के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्ति पक्ष शास्त्र अधिक जोर देता है। तो पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र जो है वो उत्पादक के दृष्टिकोण पे अधिक जोर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है? उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होना, अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना, अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर को विकसित करना, ऊर्जा परिवहन संचार और सिंचाई जैसी आधारित संरचना के विकास करने हेतु, मानव संसाधन विकास जैसे कि पूर्ण साक्षरता, रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण, आवासन और पेयजल हेतु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होना अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकिकी संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए, यानी कि निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, निम्न उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। यानी कि इसमें इस अवस्था में सबसे पहले कौन सी अवस्था होगी, उसके बाद कौन सी अवस्था होगी, उसके बाद कौन सी अवस्था होगी। तो आर्थिक विकास से संबंध जननांकिकी संक्रमण की अवस्थाओं का सही क्रम जो है आपका वो है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, फिर आएगा निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और फिर आएगा निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि 2, 3, 1 जो है इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस किस कारणों से हो सकती है? द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि से हो सकती है, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट से हो सकती है, प्रभावी मांग में वृद्धि से हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों से हो सकती है। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी इन तीनों में से हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, किसी भी यक्ष देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि क्या हो? विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती हो तब, या यक्ष में जनसंख्या वृद्धि होता है तब, या यक्ष में पूंजी निर्माण होता है तब, या विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है तब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहीं पर भी या फिर यक्ष में पूंजी निर्माण होता हो तब। तो यानी कि किसी भी देश का आर्थिक समृद्धि पूंजी निर्माण से ही संभव होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, ये तीनों क्या थे? भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निगम कर क्या है? निगम कर का उदाहरण क्या है? तो निगम कर में क्या होता है कि उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है, यानी कि निगम कर या प्रौद्योगिकी इकाइयों पर लगा जो कारपोरेशन टैक्स होता है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, और इसको एकत्रित और विनियोजित भी कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है। और ये क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। चलिए यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि यदि उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कब कहा जा सकता है? यदि उसको बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है, यानी कि वो लोन को चुकाने के लिए भी क्या कर रहा हो? लोन ले रहा हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण का एक प्रकार नहीं है? तो भारत में ऋण का राशन, सीधी कार्यवाही, खुले बाजार के कार्यकलाप, या परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, यानी कि इसमें से जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात जो है वो भारत के ऋण का एक प्रकार
नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? तो इसमें से सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है उपभोक्ता संतुलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने किसने प्रतिपादित किया था? तो सामान्य संतुलन सिद्धांत जो है वो लियोन वालरस ने प्रतिपादित किया था, जो एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? तो आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को हम आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रगनार फ्रिस्क ने किया था, रैगनॉर फ्रिक्स ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप जो है वो माध्य है। क्या है? माध्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अर्थशास्त्र शब्द जो है आपका यूनानी भाषा से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी जो है वो आपका उस वस्तु की कीमत में गिरावट से हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो इसमें से उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जो हैं वो हैं आपकी खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्नी फसलें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां यह हो, क्या हो? जहां पे सीमांत उपयोगिता से बड़ी हो, किससे? कीमत से। सीमांत उपयोगिता बड़ी हो, किससे? कीमत से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? तो उत्पादन फलन जो है वो उत्पादन और उत्पादक कारक के बीच एक संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार की होगी। किस प्रकार की होगी? लोचदार स्वरूप की होगी। किस प्रकार की होगी? लोचदार स्वरूप की होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? तो मूल्य और उत्पाद जो है वो एक क्रेताधिकार के बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि जो है वो आपूर्ति वक्र के वामपंथी अंतरण को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना खपत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? खपत के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्पाद गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? तो उत्पाद गुणक के न्यूनतम भुगतान को हम आभासी लागान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आभासी लगान कौन सी परिघटना है? तो आभासी लगान जो है वो अल्पावधिक परिघटना है। अल्पावधिक परिघटना कौन है? आभासी लगान। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो स्वर्ण बुलियन मान का संबंध जो है वो आपका स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिलिप का वक्र इनके बीच संबंध दिखाने वाली अनुसूची है। किनके बीच संबंध दिखाने वाली अनुसूची है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल बचत और निवेश के बीच जो है संबंध दिखाने वाली अनुसूची कौन है? फिलिप का वक्र। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस की जनसंख्या के बारे में विचार निराशावादी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होता है? यदि औसत लागत गिरेगी तो सीमांत लागत जो है वो उच्चतर दर पे गिर जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र एक जो है समाज विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एक समाज विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कौन सा माल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि वो खराब माल है या फिर घटिया माल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो मानकी या फिर आदर्श विज्ञान है और सकारात्मक विज्ञान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या है, सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? तो उसकी मांग जो है वो भी गिर जाएगी, यानी कि यदि ये घटिया वस्तु की कीमत गिर जाएगी तो उसकी मांग भी, डिमांड भी कम हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आर्थिक लगान से क्या आशय है? तो आर्थिक लगान से आपका आशय है भूमि के उपयोग के बदले किया गया भुगतान, यानी कि भूमि आपने जितना उपयोग किया है, जिस काम के लिए, किसी काम के लिए उपयोग किया है, तो उसके बदले में आपने क्या किया है, भुगतान किया है। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक लगान। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जा सकता है जब जब वो क्या हो, जब वो अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। जब अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है तो उस स्थिति में संतुलन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित जो है वो मांग और पूर्ति के बेसिस पे होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी वस्तु की मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? तो किसी वस्तु की मांग वक्र में के अनुसार गतिशीलता जो है वो उपभोक्ताओं की आय में आय परिवर्तन के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मार्ग प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें कंप्यूटर और प्रिंटर ऐसे वस्तु हैं जिनका संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है, जिनका युग्म जो है वो कौन सा मांग प्रदर्शित करता है, संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कॉब डागलस उत्पादन फलन Q इजिकल टू ए के ब्रैकेट में 1 - a किस पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉब डालगस उत्पादन फलन जो है वो ये फार्मूला किस पे आधारित है, मापक का स्थिर प्रतिफल पे आधारित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो एकाधिकार जो है वो मांग लोच के आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है? तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बिक्री लागत नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो क्या होता है? तो जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन जो है वो स्मिथ ने किया था। किसने किया था? स्मिथ ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्पष्ट प्लस अंतर्निहित लागत बराबर क्या होता है? तो स्पष्ट प्लस अंतर्निहित लागत बराबर होता है आर्थिक लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में होती हैं, प्रायः क्या होती हैं? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में जो है वो कीमत लेने वाली होती हैं। क्या होती हैं? कीमत लेने वाली होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन सी होती है? तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता जो है वो फर्म होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्यापार चक्र में होते हैं, तो व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उप विभाजन और विखंडन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय निम्न में से कौन सा है? तो उप विभाजन और विखंडन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय जो है वो आपका चकबंदी है। कौन सा है? चकबंदी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? तो उल्टे यू आकार का वक्र जो है वो है कुल लागत, यानी कि कुल लागत को हम उल्टे आकार का वक्र कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक जरी की सीमांत आय होती है, तो एक जरी की सीमांत आय जो होती है वो होती है कीमत से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कराधान एक उपकरण है, तो कराधान एक राजकोषीय नीति का उपकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं, तो अपने स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो क्रम वर्धमान कर होते हैं। कौन से कर होते हैं? क्रम वर्धमान कर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण जो है वो रैगनर फ्रेश ने किया था। कौन किया था? रैगनर फ्रेश ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? तो क्रय की इच्छा एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आवश्यकता एक मांग बन जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किसका संबंध, इस कथन से निम्नलिखित में से किसका संबंध है? तो यह कथन संबंधित है आपका मानक अर्थशास्त्र से, यानी कि मानक अर्थशास्त्र में कहा गया है कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है, तो उपभोक्ता प्रभुत्व का आपका अर्थ है उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। उपभोक्ता जो है, जो कंज्यूमर है, वो अपनी इनकम को अपनी इच्छा अनुसार वो क्या कर सकता है? खर्च कर सकता है। इसके लिए वो क्या है? वो स्वतंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता प्रभुत्व। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है यदि विदित हो। क्या विदित हो? यदि मध्यवर्गीय उपभोक्ता का मूल्य विदित हो तो हम उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थित बाजार में फर्मों की अधिक्षमता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लाभों के अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लाभों के अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डेविड रिकार्डो ने किया था। किसने किया था? डेविड रिकार्डो ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 कह रहा है कि वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा का मतलब क्या होता है? कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां हैं और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि वित्तीय घाटा बराबर यही होता है, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां हैं और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां। दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का मतलब ये होता है कि राजस्व व्यय कितना हुआ है माइनस राजस्व की प्राप्तियां कितना है। अगर ऐसा कर देंगे तो आपको राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। तीसरा सी कह रहा है प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा को फाइंड आउट करने के लिए राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु अनुदान जो रहता है, अगर ऐसा हम करते हैं, राजस्व घाटा में से इसको माइनस करते हैं तो प्रभावी राजस्व घाटा हमें प्राप्त हो जाता है। प्राथमिक घाटा देख लेते हैं। अब एक ही बताया, ऑप्शन नंबर डी का जो सही उत्तर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यानी कि ये जो चारों विकल्प हैं ये चारों सूची 1 जो है सूची 2 से मैच कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक, यानी कि इन दिए हुए शब्दों में से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो अर्थशास्त्र में प्रतिरोधी समव्यवहार द्वारा जोखिम के परिहार की तकनीकी के लिए प्रयुक्त होता है? तो इन दिए हुए शब्दों में से हेजिंग करना एक ऐसा शब्द है जो अर्थशास्त्र में प्रतिरोधी समव्यवहार द्वारा जोखिम के परिहार की तकनीकी के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हेजिंग करना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं। कराधान का भुगतान करना। भुगतान के सामर्थ्य का सिद्धांत यह मानता है कि लोग करों की जिस राशि का भुगतान करते हैं वह उनके आय या संपत्ति के सापेक्ष होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कराधान का हित लाभ सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्तियों पर कर सरकारी कार्यक्रमों से उन्हें मिलने वाले हित लाभ के अनुपात में लगाया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है वर्धमान कर धनी परिवारों से कर का जितना भाग लेता है निर्धन परिवारों से उसकी अपेक्षा अधिक भाग प्राप्त करता है। चौथा कह रहा है अप्रत्यक्ष करों का लाभ यह है कि वे प्रत्येक अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और आसानी से उगाहे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 4 यहाँ पे सही हो जाएगा और तीसरा जो है गलत हो जाएगा। यानी कि वर्धमान कर धनी परिवारों से कर का जितना भाग लेता है, यानी कि धनी परिवारों से जितना टैक्स कलेक्ट किया गया निर्धन परिवारों से उसकी अपेक्षा अधिक भाग प्राप्त करता है। तो क्या गरीब परिवारों से उससे अधिक टैक्स लिया जाता है? नहीं, गरीब परिवारों से टैक्स नहीं लिया जाता, यानी कि केवल यही ऑप्शन गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में उत्प्रवाही द्रव्य यानी कि हॉट मनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भारत में उत्प्रवाही द्रव्य यानी कि हॉट मनी जिसको हम कहते हैं वह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का एक भाग नहीं है, यानी कि इन दिए हुए क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र जो है वो टर्शियरी सेक्टर का नहीं है, सर्विस सेक्टर का नहीं है, या फिर सेवा क्षेत्र का नहीं है। तो परिवहन सेवा क्षेत्रक है। होटल और रेस्टोरेंट, ये यहाँ पे आपको सर्विस मिलता है। बीमा, ये सर्विस देता है। लेकिन निर्माण जो है, कंस्ट्रक्शन जो है, वो आपको सर्विस नहीं देता है, वो गुड एंड प्रोडक्ट होता है। यानी कि ये जो है निर्माण जो है, ये सर्विस सेक्टर की बात नहीं है, यानी कि सेवा क्षेत्र की बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नम्य विनिमय द्वारा दर पद्धति के अधीन विनिमय दर किसके द्वारा किस रूप में निर्धारित होता है? तो नम्य विनिमय दर पद्धति के अधीन विनिमय दर जो है वो आपका प्रधानतः बाजार तंत्र द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रधानतः बाजार तंत्र के द्वारा निर्धारित होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के सकल कर राजस्व जीटीआर का मुख्य स्रोत है? तो इसमें से भारत सरकार का सकल कर राजस्व यानी कि जीटीआर का मुख्य स्रोत जो है वो है आपका निगम कर। कौन सा कर है? निगम कर। आयकर, ये डायरेक्ट टैक्स है, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये नहीं। निगम कर जो है इसमें क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? सकल कर राजस्व है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगामी कर संरचना को निरूपित करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर दर आय में बढ़ोतरी के साथ साथ बढ़ती जाती है। यही जो है प्रगामी कर संरचना को निरूपित करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जिसमें भारी उद्योगों के साथ साथ लघु उद्योगों का भी महत्व है, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको हम कहते हैं? जिसमें भारी उद्योगों के साथ साथ लघु उद्योगों का भी क्या हो? महत्व हो। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय कार्यकलाप है? तो कृषि, विनिर्माण, बुनाई और व्यापार। तो इसमें व्यापार जो है वो टर्शियरी सेक्टर की बात कर रहा है, यानी कि तृतीय कार्यकलाप है, और बाकी कृषि, बुनाई और विनिर्माण ये प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर की बात कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक विश्वव्यापी वित्तीय संकट से उबरने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की हाल की तीव्र मंदी के लिए उत्तरदायी हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि संकट के बाद के मौद्रिक एवं राजकोषीय उद्दीपन द्वारा प्रदत्त मांग वृद्धि बहुत अधिक थी। ये सही है। दूसरा कह रहा है कि 2011 से 12 के प्रारंभ से निगम एवं आधारित संरचना निवेश गत्यावरोधों साथ ही अपेक्षाकृत सख्त मौद्रिक नीति दोनों के परिणाम स्वरूप मंद होने शुरू हो गए। तो ये जो दोनों कूट है, ये दोनों कूट क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के असंगठित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो संगठित क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, सही है। रोजगार, सुरक्षा तथा कार्य विनिमय असंगठित क्षेत्र में बेहतर होता है, गलत है। वे सामान्यतः श्रम संघों के में संगठित नहीं है, ये सही है। श्रमिक सामान्यतः सीमित दिनों के लिए नियुक्त होते हैं, ये भी सही है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी का क्या निहितार्थ है? तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी का निहितार्थ है पूंजी, किसी भी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम। ये क्या है? अभिजीत पूंजी। अभिजीत पूंजी क्या कहलाती है? तो किसी कंपनी की शेयर पूंजी का अधिकतम रकम जो है क्या कहलाता है? अभिजीत पूंजी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है वो प्रति व्यक्ति उत्पाद है, यानी कि प्रति व्यक्ति कितना प्रोडक्शन है वो है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो इसमें से आर्थिक वृद्धि का जो परिचायक है वो है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। यानी कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि जो है वो क्या है? आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत या पायनियर हम कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो आपके वहाँ पे 10 सालों तक प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास भी आवश्यक है, कृषि का पुनरुद्धार भी आवश्यक है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता भी आवश्यक है। यानी कि समावेशिक समृद्धि के लिए उपयुक्त सभी क्या है, आवश्यक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस एक के समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो इसमें से राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर जो है, ये समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा यहाँ से नहीं की जाती। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो वानिकी, विनिर्माण, कृषि और विपणन में से आपका जो विपणन है वो क्या है, वो तृतीय क्रियाकलाप है और बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे वानिकी जो है वो प्राइमरी है, कृषि जो है वो प्राइमरी है, विनिर्माण जो है वो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक क्रियाकलाप, और बाकी विपणन जो है वो क्या है, तृतीय क्रियाकलाप या सर्विस सेक्टर है या टर्शियरी सेक्टर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति निरूपित करने वाली जो संस्थान है वो है आपका वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय आपका वहाँ का राजकोषीय नीति निरूपित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए जो उत्तरदायी संस्थान है वो है आपका वित्त मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकार होता है वो होता है वित्त मंत्रालय के पास। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव जो है वो कॉलडार ने दिया था। किसने दिया था? कॉलडार ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो इनमें से जो वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है वो है बैंकिंग विभाग। बाकी व्यय, राजस्व और आर्थिक मामला ये तीनों के तीनों क्या है, वित्त मंत्रालय के विभाग हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आकार विभाग द्वारा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पैन कार्ड का प्रयोग हम पहचान पत्र के प्रमाण के लिए करते हैं, पंजीकृत करदाता का प्रमाण के लिए करते हैं, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए करते हैं। लेकिन ये जो पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका हम एड्रेस प्रूफ के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इस पर एड्रेस का कोई भी प्रमाण नहीं दिया रहता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। संघीय उत्पाद शुल्क, निगम कर, आयकर, सेवा कर। सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में निम्न में से कौन सा एक सही है? सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटता हुआ क्रम, निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इसका जो हो जाएगा घटता हुआ क्रम होगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा आपका निगम कर सबसे ज़्यादा, उससे कम आयकर, उससे कम आपका हो जाएगा संघीय उत्पाद शुल्क और सबसे कम हो जाएगा आपका सेवा कर। ये घटते हुए क्रम में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके लिए? तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। तो सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद जो वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है वो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। यानी कि पंचायत का जो राजस्व है उसका निम्न स्रोत क्या क्या है? तो वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान ये है, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता ये भी है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन ये भी है, नाबार्ड ये नहीं है, राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन ये भी है। यानी कि वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान जो मिलता है वो राजस्व पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता भी स्रोत है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन भी ये स्रोत है राजस्व का, और राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन भी ये राजस्व का स्रोत है। लेकिन नाबार्ड इसका स्रोत नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को हटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है।
यानी कि राजस्व घाटे में से अगर हम पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जो है इसको घटा दें तो हमें प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो बजट के हिसाब किताब की जांच जो है वो भारतीय संसद अपना सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है। किसके द्वारा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मूल्यवर्धित टैक्स वैट लगाया जाता है, किस पे वैट लगाया जाता है? तो वैट जो लगता है वो उत्पादन के अंतिम बिक्री पर प्रत्येक स्तर पे लगता है। उत्पादन जो वस्तुएं हैं, उत्पादित वस्तुएं हैं, उसके अंतिम बिक्री पर प्रत्येक स्तर पे जो टैक्स लगता है उसको वैट कहते हैं। टैक्स के बाद भी जो टैक्स लगता है उसको वैट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? तो आपका अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप ऐसा यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे आपका जो है बिक्री कर लागू नहीं है, यानी कि यहाँ पे सेल टैक्स नहीं लगता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आयात और निर्यात पे जो कर लगता है उसको हम सीमा कर या फिर सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्पाद शुल्क क्या है? तो आपका जो उत्पाद शुल्क है वो है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। उत्पाद शुल्क क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो राजकोषीय नीति का इसमें से जो भाग है वो है कर नीति। कर नीति किसको शो करता है? राजकोषीय नीति को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं? तो वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन जो है वो ऋण से जुटाए जाते हैं। ऋण प्राप्ति से ही हम योजनाओं के सर्वाधिक व्यय करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। तो प्रथम योजना किससे मैच करेगा? द्वितीय योजना किससे मैच करेगा? तृतीय योजना किससे मैच करेगा? चतुर्थ योजना किससे मैच करेगा? और पंचम योजना किससे मैच करेगा? तो प्रथम योजना मैच करेगा आपका सामुदायिक विकास से, और द्वितीय योजना मैच करेगा आपका तीव्र औद्योगिक, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पे ध्यान दिया गया था। उसके बाद तृतीय योजना में आपको आधारभूत उद्योगों के प्रसार पे ध्यान दिया गया था, और चतुर्थ योजना में आपको स्वावलंबन की प्राप्तियों और स्थिरता के साथ समृद्धि पे ध्यान दिया गया था, और पंचम योजना में आपको न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पे ध्यान दिया गया था। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 3, 5, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष से कार्यशील थी? तो भारत में अनवरत योजना जो है वो आपकी 1978 से 79 के वर्ष में कार्यशील थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर जो है वो सर्वाधिक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो भारत में योजना का प्रारंभ आपने जान लिया कि वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। तो भारतीय योजना के जो वास्तुकार थे वो थे आपके पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो उपभोक्ता सहकारी भंडार जो है वो सदस्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, यानी कि जो सहकारी समिति होती है उसमें कई सारे मेंबर होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग जो है वो हम आयात एवं निर्यात के लिए करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो क्या निहित होता है? तो भुगतान संतुलन में आपका दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण ये सभी निहित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी व्यवसाय प्रतिष्ठान का उत्पादन फलन तब परिवर्तित होगा जब वह क्या होगा? जब आगत कीमत परिवर्तित होगी, यानी कि जब आगत कीमत परिवर्तित होती है तब किसी व्यवसाय प्रतिष्ठान का उत्पादन फलन परिवर्तित होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि कुल औसत लागत में ह्रास हो रहा है तो क्या होगा? तो यदि कुल औसत लागत में ह्रास हो रहा है तो सीमांत लागत कुल औसत लागत से अधिक होनी चाहिए, तो ह्रास नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूर्णतः प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग दोनों परेटो इष्टतम होंगे यदि अर्थव्यवस्था उस बिंदु पर प्रचलित होती है जहां उपभोग निर्गत से कम है।
जहाँ पे क्या है, उपभोग निर्गत से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। औसत नियत लागत वक्र सदैव क्या होता है? तो औसत नियत लागत वक्र सदैव अधोमुखी ढलवा सीधी रेखा में होता है। अधोमुखी ढलवा सीधी रेखा में होता है। कौन? औसत नियत लागत वक्र। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच क्या है? तो निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच 1 से कम है। क्या है? 1 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो जब कुल उत्पादन वर्धमान दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद बढ़ता है, सही है। जब कुल उत्पाद ह्रासमान दर बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद घटता है, ये भी सही है। जब कुल उत्पाद अपने अधिकतम पर पहुंच जाता है तो सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है, तो ये भी सही है। जब कुल उत्पाद का ह्रास आरंभ हो जाता है तो सीमांत उत्पाद धनात्मक हो जाता है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे गलत है और बाकी के तीनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पाद में जिस तरह परिवर्तन होता है उसे कौन से नियम के रूप में जानते हैं? तो सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पाद में जिस तरह परिवर्तन होता है उसे हम पैमाने का प्रतिफल के नियम के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? पैमाने का प्रतिफल के नियम के रूप में जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि मांग और पूर्ति में वृद्धि समान परिणाम में हो तो कीमत अपरिवर्तित रहेगी, परंतु संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, सही है। यदि मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक परिणाम में होगी तो संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि होगी, ये भी सही है। यदि पूर्ति में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक परिणाम में होगी तो संतुलन कीमत गिरेगी परंतु संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है तो ये क्या कहलाएगा? तो ये एकाधिकारी स्पर्धा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकाधिकारी स्पर्धा। यानी कि कोई बाजार है जिसमें किसी विशेष उत्पाद, कोई स्पेशल प्रोडक्ट है, उसके विक्रेता का जो नंबर है, उसके विक्रेता उस बाजार में बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेच रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? तो एकाधिकारी स्पर्धा कहलाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करता है? तो वस्तु की मांग जो है वो किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांग या परिणाम को निर्दिष्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल क्या होती है? जिसकी ढाल दाहिनी ओर ऊपर मुखी है, यानी कि जिसकी ढाल दाहिनी ओर ऊपर मुखी है उसको हम क्या कहते हैं? अपवादिक मांग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से परस्पर विनिमेय हैं तो वे क्या कहलाएंगे? तो जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से परस्पर विनिमेय हैं तो उनको हम पूर्णतः स्थापन्न कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे? वो पूर्णतः स्थापन्न है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो इसमें से औषधि, चावल और दियासलाई की डिबिया, इनकी मांग लोचदार नहीं है, लेकिन विद्युत की मांग क्या है? लोचदार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है? घटिया वस्तु भी है, उसकी मांग गिरेगी कब? जब आय क्या होती है? बढ़ती है, तो घटिया वस्तु की मांग गिर जाती है। यानी कि जब आय आपकी अच्छी रहेगी तो आप क्यों घटिया सामान प्रीफर करोगे? आप अच्छा सामान प्रीफर करोगे ना। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी रहती है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व धारणा नहीं है? तो मांग के नियम में इसमें से जो है उपभोक्ता की रुचि और वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है, ये पूर्व धारणा नहीं है। बाकी उपभोक्ता की आय नियत सतत बनी रहती है, पूर्ण धारणा है। उपभोक्ता प्रदर्शन
प्रभाव से प्रभावित होते हैं, ये भी पूर्ण धारणा है। और ये भी पूर्ण धारणा है कि स्थापन्न वस्तुओं के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये पूर्व धारणा है। लेकिन उपभोक्ता की रुचि और वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है, ये पूर्व धारणा नहीं है। किसके नियम में? मांग के नियम में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जब पूर्ण उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ये सही है। जब पूर्ण उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता नकारात्मक होती है, ये भी सही है। जब पूर्ण उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता सकारात्मक हो जाती है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि जब पूर्ण उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत और औसत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर होती है, ये गलत है। यानी कि यही एक ऑप्शन बताया, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है और बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उदासीनता वक्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उदासीनता वक्र उद्गम यानी मूल की ओर उत्तल है, ये भी सही है। उच्चतर उदासीनता वक्र उच्च स्तरीय दृष्टि तुष्टि दर्शाता है, ये भी सही है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 इसमें से क्या है? ये दोनों सही हैं और बाकी थर्ड वाला जो है वो गलत है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात करेंगे हम, प्रश्न संख्या 130। ये एक अर्थशास्त्र के यानी कि इकोनॉमिक्स के पोर्शन का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है इन 130 प्रश्नों में ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो है 4-5 स्पेसिफिक पार्ट बनेंगे जिसके वीडियो मैं लेके आऊँगा। अगर ये चारों पांचों पार्ट आप देख लेते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा बिहार टीजीटी पीजीटी और मिडिल क्लास में, तथा यूपी टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। तो आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है, जब कोई वस्तु अथवा उत्पादित कारक उनके मूल्य पर ध्यान दिए बिना मात्रा में पूर्णतः निश्चित होते हैं तो आपूर्ति यानी कि सप्लाई वक्र होता है। कैसा होता है? तो सप्लाई वक्र इस समय क्षैतिज होता है। यानी कि जब कोई वस्तु अथवा उत्पादित कारक उनके मूल्य पर ध्यान दिए बिना मात्रा में पूर्णतः निश्चित होते हैं तो वह आपूर्ति वक्र क्षैतिज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे एक पूरे पार्ट का 130 प्रश्नों का संग्रह। इस 130 प्रश्नों में इस पार्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया गया है और इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।